नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से आपके लिए 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं। आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप मात्र 10th पास कर चुके हैं किसी भी बोर्ड से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना आसानी से यह जॉब आपको मिल जाएगा जितना आसानी से किसी और जॉब में आप नहीं ले सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना ही आपका रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा भी नहीं होना है, ना ही आपका फिजिकल है, किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। मात्र आप फॉर्म भरेंगे और इंतजार करेंगे अपना रिजल्ट का। मस्त जॉब भी है, आसान जॉब है, अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिल जाता है, सरकारी नौकरी भी है। अब ये पोस्ट कहां से निकला है? तो आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकला है, यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस का वैकेंसी, मतलब ग्रामीण डाक सेवक। आपको समझ में आ रहा होगा कि डाक सेवक ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और ये जो पोस्ट है वो भारत के अन्य राज्यों में निकला हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। सभी चीज आपको आसानी से हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में, आसानी से आपको बताने वाले हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को समझना है, जो आया है अच्छे समझना है, जो अभी तक आप कहीं नहीं समझे होंगे वो आपको हम समझा देंगे। ठीक है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सेकंड स्टेज यहां पे अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, फी को पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि आपका जॉब कैसे और कितना देर में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो यहां पे जान गए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन इसका काफी फुल मतलब अलग आया है, बहुत बड़े पेज में आया है, बहुत ज्यादा पेज है, उसको आप लोग नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट करके आप बनाए हैं कि आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा दोस्तों, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की तरफ से 21,413 पद पे, कितना पद है? 21,413। आपको कितना लेना है? तो मात्र एक पद लेना है। उसके लिए क्या करना होगा हम बताते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो कि आपको हम बताएं, याद रखिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है इसमें, मतलब कि डायरेक्ट भर्ती है और विदाउट एग्जाम, ना ही फिजिकल है ना ही आपका एग्जाम होना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। आप पूछेंगे कि फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, तो 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 10 फरवरी से शुरू हो चुका है और 3 मार्च इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। फॉर्म में गलती नहीं करना है, अगर गलती हो भी जाता है तो उसके बाद आपका देखिएगा एडिट और करेक्शन का जो डेट है वो 6/3/2025 यानी 6 मार्च 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 तक रहेगा। मतलब वहां आप सुधार कर सकते हैं, नहीं चाहते हुए भी कुछ लोग फॉर्म में गलती कर देते हैं, उसके बाद आपका यहां पे एडिट करेक्शन का डेट भी दे दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा है। आपको बताया कि 3 अलग अलग प्रकार का बेहतरीन पोस्ट निकाला गया है, जिसको आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार डाल भी सकते हैं। तो कौन सा डालना है ये भी बताते हैं। देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाएंगे, जैसे कि साइबर कैफे में करेंगे या खुद से करेंगे, तो उसका अप्लाई लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। लेकिन अप्लाई करने जाएंगे तो कुछ इसी टाइप से डालिएगा। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है? तो 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट, जिसमें पहला होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब बीपीएम का पोस्ट। कौन सा? बीपीएम का, जिसका सैलरी भी आप जानना चाहेंगे कितना होता है, तो 12,000 से लेकर के 29,380 तक आपको सैलरी दिया जाता है, जो कि आपका एक प्रकार से पेमेंट होता है पर मंथ का। ठीक है, इसी के बीच में आपके काम के अनुसार, आपके एरिया के अनुसार डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट। ठीक है, फिर हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम। ठीक है, एबीपीएम, इसका कितना सैलरी होता है? तो 10,000 से लेकर के 24,000 तक में। तो सभी लोग जो करेंगे फर्स्ट चॉइस में तो इसी को देंगे, क्योंकि ज्यादा सैलरी भी है और अगर अच्छा परसेंटेज रहा तो ये मिल ही सकता है आपको, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। तीसरा आपका जो हो जाएगा वो डाक सेवक, यानी 10,000 से लेकर 24,470। ये दोनों लगभग समान तरह का पोस्ट होता है, समान सैलरी भी है इसमें। ये 3, तो ये 3 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया है। इसके लिए करना क्या है? तो बिफोर प्रोसीडिंग विदाउट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, कीप द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा वो भी यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर, यानी कोई भी ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ही होगा, ये देना पड़ेगा आपको। तो डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल वैकेंसी में लगता है वही लगेगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये 10th पास पर निकली वैकेंसी है, यानी 10th का ही सारा डॉक्यूमेंट्स आपका यहां पे लगने वाला है। ईमेल भी आपका होना चाहिए, जो कि मतलब वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए, उस पर भी ओटीपी वेरीफाई आपका होगा। आधार नंबर जरूरी अगर है, आपके पास है तो यहां पे आप दे सकते हैं आधार नंबर। बाकी इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, यानी कि 10th पर आप इस फॉर्म को भरेंगे कि मैट्रिक आप जिस ईयर पास किए हैं वो भी पासिंग ईयर यहां पे खोजेगा। फिर स्कैन फोटो हो गया आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 50 KB, स्कैन सिग्नेचर आपका हो गया 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगने वाला है आपका, क्योंकि इस फॉर्म को जब आप भरने जाएंगे तो कुछ रुपए आपको देना पड़ेगा। सभी कैटेगरी के लिए नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया है, यानी ईडब्ल्यूएस वाले को भी 100 रुपया यहां पे लगने वाला। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 100 रुपया लगेगा। बाकी किसी भी कैटेगरी को कोई भी पैसा नहीं देना है, मतलब कि एससी एसटी हो गए, पीएच कैंडिडेट हो गए, उसको 0 रुपया लगने वाला है यहाँ पे। ऑल कैटेगरी की फीमेल, मतलब फीमेल आप किसी भी कैटेगरी
कैटेगरी से हैं तो आपको 0 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में। और ये जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या चालान के थ्रू आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा गया है। ये 18 वर्ष कम से कम पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के युवा, मतलब कि जेंडर और ईडब्ल्यूएस वाले भर सकते हैं, यहां पे कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। 18 मिनिमम एज यहां पे रखा गया, ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग कैटेगरी को छूट भी मिलता है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट कहां है, देखिए यहां पे लिखा गया है, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिलता है, जो कि SC ST वालों को 5 साल का मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद EWS वालों को नो रिलैक्सेशन, आपको बताया कि जेंडर और EWS के लिए 18 से 40 है, लेकिन वहीं SC ST का बात करेंगे तो 18 से लेकर 45 तक आप लोग का एज हो जाएगा। मतलब कि एज का भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिफिकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसी भी काफी अच्छा है। बस अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होगा तो यहाँ पर रिजल्ट होने का संभावना ज्यादा होगा। PWD जितने भी लोग हैं उसके लिए 10 साल का छूट दिया जाता है। अब PWD में OBC जितने लोग हैं उनको 13 साल का छूट दिया जाएगा। PWD में जो SC ST से हैं उनको 15 साल का छूट दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है, जो कि आपके कैटेगरी के अनुसार मिल जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका क्वालिफिकेशन बताएंगे हम, और वो जो होगा आपका लास्ट डेट से ही काउंट होगा, यानी कि 3 मार्च से ही आपका काउंट होने वाला है क्वालिफिकेशन। इस समय तक आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ जाना चाहिए और एज भी आपका इसी समय से काउंट होने वाला है। मतलब 3 मार्च तक लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप का है, 3 मार्च। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो क्लास 10 विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। पासिंग मार्क्स कम से कम होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब ये क्या है, आप जहां भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो चाहे आपका बिहार होगा, झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, है ना, कहीं भी होगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज अगर वहां का जो भी है, जैसे कि हिंदी होगा, बहुत सारे लोग हिंदी वाले क्षेत्र में अप्लाई करेंगे, तो लोकल लैंग्वेज का अगर आपको ज्ञान है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जहां वैकेंसी नहीं भी निकला है, होता है ना कि वहां के लोग पूछेंगे हम कहां अप्लाई करेंगे, तो वहां भी आप कर सकते हैं जहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता है। अब जैसे कुछ लोग राजस्थान के होंगे, तो राजस्थान वाले को कम से कम हिंदी तो आता है ना। अगर वहां वैकेंसी कम है या दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको अगर पता है तो वहां पे अप्लाई कर दीजिए। आप वहां पे जॉब भी ले सकते हैं, नौकरी भी वहां पे आपका हो सकता है और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साथ में आपको देखेंगे यहाँ पे और एक स्पेशल प्रोहिबिजन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले ही देखेंगे, बाकी स्टेट को इससे मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, तो अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहां पे अगर रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा। यानी कि किसी पोस्ट पर काम करते हुए किसी जानकारी में अगर आप उत्तम है ना, कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपको है तो अच्छा खासा पोस्ट आपको यहां पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, मतलब कि ऐसा मांगा नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हल्का सा होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, यानी कि साइकिल चलाने आपको आना चाहिए, क्योंकि जो साइकिल आपको दिया जाएगा वहां पे गांव में जैसे जाकर किसी स्कीम को बताना है, कोई पोस्ट ऑफिस मैंने उसको पोस्टल एड्रेस पहुंचाना है ना, बहुत सारा काम होता है पोस्ट ऑफिस में, तो वो सब काम करने के लिए साइकिल चलाना होगा। तो साइकिल चलाने का नॉलेज अगर आपके पास है, अब आप बोलेंगे हमको मोटरसाइकिल चलाने आता है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइकिल कम से कम चलाने आना चाहिए। बाकी आप हवाई जहाज भी चला रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो साइकिल आपको चलाने आना चाहिए। बाकी यहाँ पे वहां का लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, मतलब वहां पे जीना रहना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, आगे क्या दिया गया जानकारी, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या कहा गया है स्पेशल रूप से आपके नोटिफिकेशन में, तो यहां पे द एप्लीकेंट विल शॉर्टलिस्टेड एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका परसेंटेज के अनुसार वो सिस्टम उठाएगा। जो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ना, फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आप जानकारी देंगे ना कि कितना परसेंट मेरा आया हुआ है, किसी का 70% होगा, है ना, किसी का 60% होगा, किसी का 62 होगा, किसी का 92 होगा। तो सिस्टम जनरेट करेगा, जिस अनुसार से ऊपर से उठाएगा वो जिसका भी सिलेक्शन होना होगा, सिस्टम जनरेटर मतलब यहाँ पे सिस्टम से जनरेट होगा आपका मेरिट लिस्ट और आपको वहां पे पहुंच जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे या आपके फोन नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि आप सही लोग हैं, यानी कि जो आप फॉर्म भरते समय दिए हैं वो आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाएगा। कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल ले जाना है आपको, एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि जीरोक्स भी आपको ले जाना है। जो भी वहां पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसका जीरोक्स भी वो फिजिकली आपका चेक होगा, मतलब अच्छे से वहां पे ऑफिसर्स वगैरह उसको चेक करेंगे कि आप सही लोग हैं या नहीं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। उसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि 10th लेवल पर ये वैकेंसी है, ठीक है, 10th लेवल पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपका मार्कशीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो भी ले लीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आप कास्ट डाले हैं, जैसे कि आप ओबीसी डाले हैं, है ना, आप SC ST डाले हैं या आप PH कैंडिडेट हैं, तो सभी चीज का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। PW सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है, अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपको PW सर्टिफिकेट भी ले जाना है, और EWS अगर आप कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अब ये कब ले जाना होगा? जब आपको शॉर्टलिस्टेड होंगे, आपको जब बुलाहट आएगा वहां पे, तब जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और एक चीज और याद रखिए कि आपका 95% है और आपको लग रहा है कि मेरा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आप फॉर्म अच्छे से नहीं भरे हैं, आपका EWS कैटेगरी है, चाहे ओबीसी में किसी NCL वगैरह से है या चाहे आप SC ST से हैं, तो आप फॉर्म अच्छा से नहीं भर पाए, मतलब कुछ मिस्टेक कर दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हर चीज पे ध्यान दीजिएगा, मतलब होने से पहले आपको फॉर्म भरने में अच्छे सावधानी बरतना है, तब जाके आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर लोग अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो अपना सर्टिफिकेट भी लगा देंगे, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी वो तो आपका सर्टिफिकेट ही होता है जो 10th का होता है, मार्कशीट वही होता है, तो वो सब लेके जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेडिकल देना पड़ेगा तब जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, तब जब आपका बुलाहट वहां पे आ जाएगा, तब कि हाँ आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, तो ये सभी सर्टिफिकेट खोजा जाएगा। कौन सा? तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, मतलब आप फिट है कि नहीं है, आपको किस तरह का दिक्कत हो, आप वहां बोल दिए कि हाँ हम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका जांच के लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका कोई सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज से, आपका गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर से, कहीं से भी आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, या आप बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले फॉर्म को भर दीजिए, ये सब ज्यादा टेंशन नहीं है, कहीं से भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास अगर होगा तो अच्छा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए थोड़ा सा अलग प्रोविजन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया है कि नोट पॉइंट में, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बताया कि जब आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, जब आपको बुलाया जाएगा, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको बुलाया जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, उसको ऑफिसर चेक करेंगे, आपसे मिलाएंगे कि आप सही लोग हैं, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए, कुछ भी झूठ सच लिख दिए उसमें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि आपको हम बता ही दिए। अब बाकी बात करेंगे हम कि कहां कहां कितना वैकेंसी निकला है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अनुसार आप अप्लाई करेंगे, इसीलिए आपको हम बोले थे कि पूरा वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आ जाने वाला है। आप देखिए कहां कहां कितना पोस्ट निकला है, जरा स्टेट का दिया गया है, मतलब आपका यहाँ सभी राज्य है, यहाँ लोकल लैंग्वेज का जानकारी भी है, यहाँ टोटल पोस्ट भी दिया गया है। सबसे ज्यादा पोस्ट का बात करें तो उत्तर प्रदेश में निकला है। कुछ लोग पूछेंगे बिहार में है तो उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी होगा जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जैसे होगा ना, अप्लाई करने के लिए बहुत सारे जगह होंगे, डिस्ट्रिक्ट होगा, तो वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको लोकल लैंग्वेज वहां का आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाएगा, तो जहां भी आप काम करेंगे वहां के ग्रामीण लोगों का अगर आप भाषा ही नहीं समझेंगे तो वहां नौकरी आप बहुत लंबे समय तक कैसे कर पाएंगे। इसीलिए लोकल लैंग्वेज का जानकारी यहां पे मांगा है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो हिंदी मांगा है। ठीक है, 3004 पोस्ट यहां पे स्पेशल निकाला गया है। उत्तराखंड अप्लाई करते हैं, यहां भी हिंदी मांगा है, यहां भी आप भर सकते हैं पोस्ट को। 568 पोस्ट यहां पे मांगा है। बिहार अप्लाई करते हैं तो यहां भी हिंदी है, उसके लिए 783 सीट यहां पे है, बिहार वाले के लिए यहां पे 783 सीट है, हिंदी ही मांगा है आप लोग के लिए। फिर आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ है तो यहां भी हिंदी मांगा है, जो कि 638 पोस्ट है। फिर आपका दिल्ली है जो कि हिंदी मांगा है, यहां 30 पोस्ट निकला हुआ है। तो जहां जिसको सुविधा हो, जहां जो नजदीक में है वहां वो अप्लाई कर सकता है, जहां भी आपका मन है अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जहां ज्यादा सीट होता है वहां अप्लाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जहां कम सीट है वहां अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस कारण से होता है, जो कि आपको हम बताएंगे, अलग अलग वीडियो में बताएंगे। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, राजस्थान में देखेंगे हिंदी लैंग्वेज वहां भी मांगा है, तो यहां पे सीट नहीं है। अब यहां सीट नहीं है तो क्या राजस्थान वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जहां भी हिंदी लैंग्वेज है वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है कि आपका नौकरी वहां पे लग जाए, परसेंटेज चाहे आपका कितना भी हो। ठीक है, हरियाणा है, यहां हिंदी मांगा है, 82 सीट है। हिमाचल प्रदेश हो गया, हिंदी मांगा है, 381 सीट है, हिंदी वाले क्षेत्र का संख्या बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर है, यहां भी हिंदी या उर्दू कोई भी आपको आता है लोकल लैंग्वेज में, तो आप 255 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड वाले हैं तो हिंदी मांगा है, 822 सीट है यहां पे। ठीक है, मध्य प्रदेश है तो यहां पे हिंदी मांगा है, 1314 सीट है यहां पे। ठीक है, केरला है यहां पे, तो मलयालम यहां पे मांगा है, तो मलयालम अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आप भर सकते हैं, जहां पे आप सीट की संख्या देखेंगे 1385 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। बाकी आप देखेंगे पंजाब हो गया, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों है, जिसमें 400 सीट आपका लगभग दिया गया है। ठीक है, हिंदी और यहाँ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है साथ में, क्योंकि पंजाब का है। अब अगर आपको आता है पंजाबी तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र है, कोंकणी और मराठी है, 25 पोस्ट निकला हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, मणिपुरी भाषा, इंग्लिश और मिजोरम भाषा जो आता है वो भी अप्लाई कर सकता है 1260 पोस्ट पे। तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा आपका हो गया, यहाँ उड़िया भाषा 1101 पोस्ट निकला हुआ है, अगर उड़िया आता है तो आप यहाँ अप्लाई करिए। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक मतलब ये
कन्नड़ भाषा आपका होगा जहां पे 1135 सीट निकला हुआ है, तो यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु होगी आपका, तमिल यहां पे बोला जाएगा, यहां पे 2292 पोस्ट है, यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं जितने भी लोग को तमिल आता होगा, लोकल लैंग्वेज वही, ठीक है। तेलंगाना हो गया, तेलुगु भाषा यहां पे है, 519 सीट यहां पे निकला हुआ है। इस प्रकार से आपको हम बता दिए सभी चीज, ताकि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए असम हो गया, असमिया हो गया, यहाँ पे भाषा बंगाली हो गया, बंगला हो गया, बोंडो हो गया, हिंदी इंग्लिश 1870 सीट निकला हुआ है। गुजरात हो गया 1203 सीट है ना। वेस्ट बंगाल है, बंगाली हिंदी इंग्लिश नेपाली 923 सीट है। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलुगु 1215 सीट दिया गया है। इस प्रकार से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जहां भी आप अप्लाई करना चाहेंगे, और उसके बाद आप भारतीय डाक सेवा में अपना सेवा दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हमें इस फॉर्म को भरना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपका ठीक ठाक परसेंटेज है, मतलब सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, और आपको लग रहा है कि मेरा परसेंटेज मेरे इलाका में किसी का नहीं है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें ये वैकेंसी हमेशा से 2-3-4 साल से लगातार देखा जा रहा है और सिलेक्शन लोगों का हो रहा है। तो हायर परसेंटेज वाले जो लोग हैं उनका सिलेक्शन तो हो रहा है, तो कम परसेंट वाले बचे हुए हैं। हो सकता है इस बार 80% वाले का भी सिलेक्शन हो, 75% वाले का भी सिलेक्शन हो, ये चीज। लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, 50 है, 52 है, तो आप नहीं भी अप्लाई करिएगा तो अफसोस आपको नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जो कि पैसा भी नहीं लग रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट को तो पैसा भी नहीं लग रहा है। तो आप अप्लाई करेंगे या नहीं वो आपके ऊपर है, आप एक बार सोच लेंगे। काफी अच्छा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा टेंशन भी इसमें नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज समझा पाए। जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री का टेलीग्राम चैनल है। फ्री का है, वहां कोई भी नोटिस या अपडेट आता है आपको हम सबसे पहले पहुंचा पाते हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, आप अपने टेलीग्राम पे जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए जाकर के, जहां पे आप अपडेट रह पाएंगे। फ्री का चैनल वहां पे है टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, अप्लाई लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपके पास जल्दी से पहुंच पाए, ठीक है। समझ में आ गया? थैंक यू, जय हिंद।